9 अगस्त 2009 रात के तकरीबन 2 बजे कराची के स्टील टाउन एरिया में खामोशी थी। सड़कों पर सिर्फ पुलिस की गाड़ियों की रोशनी थी और वायरलेस सेट्स की आवाजें। एसएसपी चौधरी असलम और उनकी टीम पोजीशन में थी। टारगेट था पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर रहमान डकैत। 0 पॉइंट पर पुलिस ने रहमान की गाड़ी को घेर लिया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां शदीद फायरिंग हुई दोनों अतराफ से। जब गोलियों का धुआं खत्म हुआ तो गाड़ी के अंदर 4 लाशें थी, रहमान डकैत और उसके 3 साथी, औरंगजेब बाबा, नजीर बाला और अकील बलोच। पुलिस ने फौरन ऐलान किया, पुलिस एनकाउंटर हुआ, मुलजिम मारे गए। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। लेकिन रहमान की बीवी ने क्लेम किया कि यह फेक एनकाउंटर था। सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी चौधरी असलम के अगेंस्ट एफआईआर का ऑर्डर दिया और इस तरह ये एनकाउंटर आज भी सवाल बना हुआ है कि ये इंसाफ था या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। लेकिन ये सिर्फ एक फेक एनकाउंटर नहीं था, ये एक ऐसी जंग का अंजाम था जहां गोलियां चलना रोज का मामूल था, जहां इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं थी और जहां इवन दुश्मन के कटे हुए सर से फुटबॉल खेला गया। आजकल सोशल मीडिया पर फिल्म धुरंधर का बहुत चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन बॉलीवुड की ट्रू स्टोरी और लियारी की असल हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, आज हम उसी फर्क को बेनकाब करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लियारी की असली कहानी से। 1970s का दौर था। लियारी की गलियों में खौफ था, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और गैंग वॉर्स। असल में उस वक्त लियारी में 2 गैंग्स का राज था। एक था हाजी लालू और दूसरा बाबू डकैत। हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू, जो सख्त, तेज और रूथलेस था और गैंग का फ्यूचर किंग। और बाबू डकैत का राइट हैंड था रहमान। लेकिन रहमान की शुरुआत अलग थी। रहमान का बाप स्मगलर था, फैमिली बिजनेस था ये। अंकल भी स्मगलर था। 13 साल की उम्र से ही रहमान वॉयलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गया था। दिमाग तेज था उसका और निशाना पक्का। उसने बाबू डकैत का गैंग ज्वाइन किया। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि उस वक्त पावर वहां थी और जल्द ही वो बाबू डकैत का राइट हैंड बन गया। लेकिन क्राइम की दुनिया में वफादारी कच्चे धागे जैसी होती है। 1996 में बाबू डकैत ने रहमान के बाप को मार दिया। जिसके लिए काम करता था उसी ने बाप का कत्ल कर दिया। रहमान अकेला पड़ गया और उसके पास सिर्फ एक ही इमोशन रह गया था, बदला। यहाँ हाजी लालू ने उसका हाथ थामा, क्योंकि हाजी लालू को रहमान में पोटेंशियल नजर आया फ्यूचर गैंग लीडर का, और शायद वो उसको यूज करना चाहता था बाबू डकैत को मारने के लिए। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब रहमान और अरशद पप्पू एक ही गैंग में आ गए थे। दोनों ने लियारी को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। भत्ताखोरी, किडनैपिंग्स और एक्सटॉर्शंस सब उरूज पे था। और फिर 2004 में रहमान ने अपना बदला ले लिया। उसने बाबू डकैत को कोर्ट के रास्ते में जाते हुए मार दिया। उसके बाद चुन चुन कर उसके साथियों को भी खत्म किया और तब रहमान ने अपना नाम अडॉप्ट किया, रहमान डकैत। 2001 में हाजी लालू अरेस्ट हो गया था और उसके बाद से गैंग की जिम्मेदारी थी अरशद पप्पू के हाथों में। और यहाँ से ही दोस्ती में दरारें पड़ना शुरू हुई। पहले तो अरशद पप्पू और रहमान डकैत ने एक साथ काम किया। रहमान भत्ता वसूल करता, किडनैपिंग्स करता। उसका असर लियारी में तेजी से बढ़ रहा था, धंधा उरूज पे था। रहमान ने किडनैपिंग्स और भत्ते से 5 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। इतनी बड़ी रकम वो बैंक में नहीं जमा कर सकता था, तो उसने भरोसा किया अपने दोस्त अरशद पप्पू पर। उसने वो पैसे अरशद के पास अमानत रखवाए। अरशद को रहमान की बढ़ती हुई ताकत खटक रही थी। लियारी में लोग अरशद से ज्यादा रहमान से डरने लगे थे। जब रहमान ने अपने 5 करोड़ वापस मांगे तो अरशद की नीयत बदल गई। उसने साफ इनकार कर दिया। पैसा तो गया, लेकिन उस दिन अरशद ने कुछ ऐसा किया जिसने लियारी की किस्मत बदल दी। उसने रहमान को पुलिस के हवाले कर दिया। एक गैंगस्टर के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपने भाई के हाथों धोखा खाना, ये रहमान बर्दाश्त नहीं कर सका। रहमान जल्दी ही जेल से बाहर आया और यहाँ से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फिर शुरू हुई ब्रूटल गैंग वॉर। पहले रहमान ने अरशद के साथियों को मारना शुरू किया, फिर अरशद ने रहमान के साथियों को टारगेट किया। घर की खवातीन तक को नहीं बख्शा। एक दिन अरशद ने रहमान के सबसे वफादार साथी फैजू मामू को किडनैप कर लिया। अरशद ने फोन किया, तेरा मामा मेरे पास है, बचा सकता है तो बचा ले। लेकिन रहमान कुछ नहीं कर पाया। फैजू मामू को मार दिया गया। ये गैंग वॉर ब्रूटल थी। 2008 में अरशद पप्पू अरेस्ट हो गया। उसके ऊपर 50+ केसेस थे और अब रहमान को मौका मिला पूरे लियारी पर कब्जा करने का। उसके पास सिर्फ वेपन्स नहीं थे, अब उसके पास पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। अक्टूबर 2007 में जब बेनजीर भुट्टो वापस पाकिस्तान आए और एयरपोर्ट पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, 150 लोग मारे गए। उस केओस में रहमान ने बेनजीर को सेफ बिलावल हाउस पहुंचाया। उसको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई थी। ये इमेज देखकर लोग हैरान थे। एक गैंगस्टर एक पॉलिटिकल लीडर की जान बचा रहा था और इस तरह रहमान अब पॉलिटिकली कनेक्टेड भी था। अब आता है दूसरा मेन कैरेक्टर, एसएसपी चौधरी असलम। बॉर्न 1963,
1980s में पुलिस फोर्स ज्वाइन की। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। वो काउंटर टेररिज्म में एक्सपर्ट थे। चौधरी असलम की रेपुटेशन थी रूथलेस बट इफेक्टिव। 2005 में उन्हें लियारी टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया। उनका मिशन था रहमान डकैत को पकड़ना। 2005 में बलूचिस्तान के हब एरिया में रेड हुई। यहाँ रहमान छुपा हुआ था, लेकिन रहमान ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। उसने पुलिस को देखा और शदीद फायरिंग शुरू कर दी। इवन रॉकेट लॉन्चर्स तक यूज किए गए। चौधरी असलम और कई पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए और रहमान भाग निकला। 2008 में रहमान को कोयटा के चाइना टाउन से अरेस्ट कर लिया गया। कराची गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स में रखा गया, लेकिन वो कुछ पुलिस वालों को रिश्वत देकर वहां से भी भाग निकला। उसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन वो फिर भी 2 बार पुलिस कस्टडी से भाग चुका था। और फिर आया अगस्त 2009। इंटेल मिली के रहमान बलूचिस्तान से कराची आ रहा है। पुलिस ने 0 पॉइंट पर नाकाबंदी लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स आर्मी यूनिफॉर्म में थे, रहमान को कंफ्यूज करने के लिए। रहमान की गाड़ी रुकी और फिर कुछ टाइम बाद खबर आई कि रहमान और उसके 3 साथी मार दिए गए। ऑफिशियल वर्जन था मुल्जिमान ने फायरिंग की, हमने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन रहमान की बीवी नूरीन असलम ने इसको फेक एनकाउंटर कहा। सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दिया, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। चौधरी असलम की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2012 में उन्होंने ऑपरेशन लियारी लीड किया उजैर बलोच गैंग के खिलाफ। 2012 में टीटीपी ने उनके घर को ट्रक बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की। आधा घर उड़ गया, 8 लोग मारे गए, चौधरी असलम बच गए। और फिर 9 जनवरी 2014 लियारी एक्सप्रेस वे पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जिसमें चौधरी असलम शहीद हो गए। टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। वो लियारी गैंग्स के खिलाफ लड़े, तालिबान के खिलाफ लड़े, और इसीलिए उन्हें पाकिस्तान पुलिस मेडल और कायदे-आज़म पुलिस जैसे मेडल्स मिले। उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और धुरंधर फिल्म में उनका कैरेक्टर कैसे दिखाया गया? शैतान और जिन की औलाद, ये डायलॉग यूज किया गया चौधरी असलम के कैरेक्टर के लिए। चौधरी असलम की बीवी नूरीन असलम ने फिल्म के खिलाफ एक्शन लेने की बात की। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक मुसलमान की नहीं, एक शहीद और उनकी मां की बेइज्जती है। आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद लियारी का क्या हुआ। रहमान डकैत के मरने के बाद उजैर बलोच ने गैंग को संभाला। ये गैंग वॉर खत्म होने की बजाय और घिनौनी हो गई। मार्च 2013 में अरशद पप्पू को उजैर बलोच ने किडनैप किया, और जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। अरशद पप्पू को ब्रूटली टॉर्चर किया गया, सर तन से जुदा किया गया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कटे हुए सर से लियारी की गलियों में फुटबॉल खेला गया। ये वो दरिंदगी थी जो किसी फिल्म राइटर की इमेजिनेशन से भी बाहर है। लेकिन 12 साल बाद आज लियारी पुरअमन है। उजैर बलोच जेल में है। वहाँ के फुटबॉल क्लब्स जो मशहूर थे वो वापस एक्टिव हैं असली फुटबॉल खेलने के लिए। 2024 में लियारी की लोकल टीम ने नेशनल यूथ चैंपियनशिप जीती। लेकिन ये सब धुरंधर फिल्म में नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइड दिखाते तो फिल्म में मसाला कैसे लगाते। तो अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म में रणवीर सिंह एक रॉ एजेंट हैं जो रहमान डकैत के गैंग में घुसकर मुंबई अटैक्स को लियारी से लिंक करते हैं। लेकिन हकीकत में ये बात ठीक नहीं है। मुंबई अटैक्स इंडिया के लिए एक इमोशनल ट्रॉमा है, लेकिन उन्हें हर कहानी से ज़बरदस्ती लिंक करना हिस्टोरिकल एक्यूरेसी नहीं होती। लियारी गैंग वॉर का फोकस सिर्फ पावर, ड्रग्स और भत्ताखोरी था। मुंबई अटैक्स के साथ इसका दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। देखो, धुरंधर एक इंटरेस्टिंग फिल्म हो सकती है, लेकिन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिखकर 70% फिक्शन बेचना, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। दोस्तों, आप बताओ आपका क्या ख्याल है? ये एंटरटेनमेंट है या फिर प्रोपेगेंडा? ऐसी मजीद इन्वेस्टिगेशंस और क्राइम सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।